वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एट RAC क्लासेस। और मैं एक बार फिर आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आपके सामने आज मैं नई वीडियो यानी एलिमेंट्री इंग्लिश की शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे सुझाव दिया कि सर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो लर्नर हैं उनको भी ध्यान में रखिए और इंग्लिश के वीडियो जो है उनको लिए भी बनाइए। तो आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, उन सब के सिलेबस में आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मैं आपको जो एलिमेंट्री इंग्लिश पढ़ाऊंगा वो किस किस पार्ट में पढ़ाऊंगा, वो पार्ट में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। और क्योंकि जो कैंडिडेट जिस एग्ज़ाम को देने जाता है लगभग उसको उसका सिलेबस तो पता ही होता है, तो सिलेबस पर हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश एलिमेंट्री इंग्लिश को जो पढ़ाएंगे या इंग्लिश ग्रामर को जो हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो किस किस पार्ट में होगी और किस किस पार्ट से उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली जो पूछी जाती है, इसको मोटे मोटे तौर पर 3 पार्टों में पूछा जाता है। एक तो आपको ग्रामर पूछा जाता है, दूसरा आपको जो है वोकैब पूछा जाता है और तीसरा आपको जो पूछा जाता है वो रीडिंग कंप्रेहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी आपको ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कंप्रेहेंशन, ये 3 चीज़ों को फोकस करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखिए, ग्रामर में यहाँ जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये स्पॉटिंग एरर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सेंटेंस फिलर्स के होते हैं, और जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के होते हैं, और जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट या रीऑर्डरिंग के होंगे। तो ग्रामर से ये क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं वोकैब की बात करूं तो वोकैब में आपका जो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और idioms and phrases, homophones, और आजकल वोकैब से क्वेश्चंस का एक ट्रेंड और बनता जा रहा है, जो करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं करेक्ट स्पेलिंग, और दूसरा वर्ड यूसेज का जो ट्रेंड है, यानी सेंटेंस में आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगे हैं स्पॉटिंग एरर के साथ मिला करके कि वहाँ बेस्ड ऑन करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड, यानी वर्ड का वहाँ पर सही यूज किया है या नहीं किया है,
ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इधर अगर रीडिंग कंप्रहेंशन की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन पैसेज। यहां क्या करना है आपको, उस पैसेज को रीड करके उस पैसेज के नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और दूसरा आता है इसका एक पार्ट, नेक्स्ट पार्ट होता है जिसे हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि एक पैसेज दिया होता है, उसमें ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते हैं और उन ब्लैंक्स में आपको एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके सेलेक्ट करना होता है ताकि उस पैसेज का सही मीनिंग क्लियर हो सके, मीनिंग कंप्लीट हो सके। तो इस तरीके से हम जो है इंग्लिश में ये चीज़ें हमको सीखनी होती हैं। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए अगर मैं ग्रामर की बात करूं, ये जो हमारा ग्रामर है, इस ग्रामर को हम दो पार्ट में सीखेंगे। एक तो होगा हमारा फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, या इसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री ग्रामर। एलिमेंट्री ग्रामर होगा। और दूसरा जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होगा, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होगा। तो यहाँ दोनों ही टाइप के ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो जो ट्रांसलेशन हम आपको बता रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का ही एक पार्ट है। धीरे धीरे हम ट्रांसलेशन के जरिए से यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन एलिमेंट्री ग्रामर हम साथ साथ शुरू कर रहे हैं। तो आज हम जो है वो एलिमेंट्री ग्रामर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी, या नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ें हमको इंग्लिश में सीखनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ग्रामर की बात। यहाँ हालांकि मैं आपको ये सारे पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, आपको वोकैबुलरी भी अनलिमिटेड कराऊंगा, याद कराने की कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो सकेगा। प्रैक्टिस, क्लोज टेस्ट, वो पैसेज की प्रैक्टिस भी आपको एप्रोप्रिएट कराऊंगा जितना मुझसे हो पाएगा। लेकिन फिर भी देखो, सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें सेल्फ स्टडी को भी नहीं भूलना चाहिए, सेल्फ स्टडी हमें करते रहना चाहिए। तो देखो ये इंग्लिश क्या है भाई, ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का जो निर्माण होता है वो भाई सेंटेंस से होता है। किससे होता है? सेंटेंस से होता है। और अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो एलिमेंट्री ग्रामर पढ़ने के लिए यहाँ सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन और सेंटेंस का एनालिसिस, दोनों चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो मेनली अभी तक हमने जो ट्रांसलेशन पार्ट में सीख रहे हैं वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें हम लेकर के चल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ वर्ब की बात करूँ तो यहाँ जो वर्ब है ये वर्ब होगा टू टाइप्स का, यानी एक तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा यहाँ जो होता है वो क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बड़े अच्छे से ट्रांसलेशन के पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ट्रांसलेशन के वीडियोस आप कंटिन्यूअस देखते रहिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। अब सेंटेंस से आगे हम थोड़ा सा निकलते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा ये चीज़ें एनालाइज करूँगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ स्पॉटिंग एरर पे जाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो सब्जेक्ट या हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटेंस में। और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम किस किस वर्ड को, किस टाइप के वर्ड को रखते हैं।
यानी सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा कौन कौन सा वर्ड हो सकता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो कौन कौन सा वर्ड हो सकता है। तो इसका मतलब जब हम सेंटेंस को ठीक तरह से पढ़ना है तो हमको वर्ड्स के बारे में भी पढ़ना होगा, फ्रेजेस के बारे में भी पढ़ना होगा। यानी सेंटेंस को जो हम बांटते हैं उसमें फ्रेज या वर्ड के रूप में देखेंगे। अगर मैं यहाँ वर्ड्स की बात करूं ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्ड्स कितने टाइप के होंगे जी? बोलिए। देखो, अगर मैं वर्ड्स की बात करूं तो ग्रामर के जो वर्ड्स होंगे वो 8 टाइप के होंगे, और जो 8 टाइप के वर्ड्स होंगे उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। क्योंकि सेंटेंस को हम स्पीच बोलते हैं और वर्ड जो है सेंटेंस का एक पार्ट होता है, और वो उसको ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो हम जो ग्रामर का मोस्ट पोर्शन शुरू करते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ आ जाते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले जानेंगे और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लगा सकते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा और भी हम क्या क्या लगा सकते हैं वो चलो देखेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आप लोग डाल लीजिएगा। वैसे मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, दोबारा से फिर रिमाइंड कराए दे रहा हूँ। फटाफट से मेरे साथ साथ बोल डालिएगा। ये 8 होते हैं। नाउन, दूसरा होता है आपका, बिल्कुल सही कहा जी, प्रोनाउन। तीसरा होता है आपका एडजेक्टिव। देखिए कुछ लोग यहाँ एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं है भैया, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और चौथा हो गया आपका जी वर्ब। पांचवा हो गया जी आपका एडवर्ब। और छठवां हो गया जी आपका वेरी गुड प्रीपोजिशन, पोजीशन नहीं प्रीपोजिशन। और सातवां हो गया आपका कंजंक्शन। जंक्शन में कन और लगाना है, बस आसानी से बोल जाएगा, कंजंक्शन। और आठवां हो गया आपका इंटरजेक्शन। क्लियर है सब? यानी यहाँ से हमारी ग्रामर शुरू होगी, और आज ग्रामर में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपके फर्स्ट टॉपिक नाउन से। व्हाट इज नाउन, ये इस चीज़ से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, और यहीं से हम शुरू करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है साहब? और यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम जो यूज करेंगे इनमें से आपको बता देता हूँ क्या क्या यूज करेंगे। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपका या तो कोई नाउन होगा या आपका कोई इक्विवेलेंट नाउन होगा। इक्वल टू नाउन, यानी यहाँ आपका या तो कोई नाउन हो सकता है या कोई ऐसा वर्ड जो नाउन के इक्वल काम करता हो। इस पर डिस्कस कराऊंगा, बताऊंगा आपको कि नाउन के इक्वल कौन कौन से वर्ड काम करेंगे। वो आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, ओपन करता जाऊंगा। बस बने रहिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। दूसरा आपका जो होता है, नाउन के अलावा हम इनके स्थान पर यूज कर सकते हैं प्रोनाउन। और तीसरा जी हाँ, तीसरा कुछ भी यूज नहीं करेंगे इनमें से, हम केवल नाउन और प्रोनाउन ये दो वर्ड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज करते हैं, या फिर इनके इक्विवेलेंट कोई वर्ड यूज करते हैं। इनका नाउन के इक्विवेलेंट वर्ड पे भी मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से वर्ड होंगे। अब बाकी के शेष वर्ड बचे आपका एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इनका भी यूज किया है सेंटेंस में। असल में क्या है कि हमें ये नहीं रटना है कि रूल्स क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका फंक्शन क्या है, सेंटेंस में काम क्या करता है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसका किस तरह से यूज करते हैं उस पर हमको ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यानी बात कर ले हम किसकी, बात पहले टॉपिक की करेंगे आज हम, और वो पहला टॉपिक क्या है जी, नाउन है। चलिए डिफाइन करिए नाउन को जी। हाँ क्या बोला, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, आप वो रटी रटाई डेफिनेशन बोल रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। हाँ जी, ये बिल्कुल रटी रटाई डेफिनेशन आपको याद है? चलिए, आपने कहा मुझसे 3 बातें आपने बोली हैं यहाँ। एक तो आप बोलते हैं मुझसे नेम ऑफ पर्सन, और एक आप बोलते हैं मुझसे नेम ऑफ प्लेस, और एक आप बोलते हैं मुझसे नेम ऑफ थिंग्स। ये 3 चीजें आपने मुझसे बोली। अच्छा, एनिमल्स और जोड़ दें? चलिए जोड़ देंगे। चलो हम नेम ऑफ एनिमल्स की भी बात कर लेंगे यहाँ थोड़ा सा। तो अच्छा जी, नेम ऑफ एनिमल्स भी मैंने आपके कहने से जोड़ दिया साहब। अब देखो, आप मुझसे 4 चीजों की बातें कर रहे हैं, या हम रटी हुई डेफिनेशन में 3 चीज की बातें कर रहे हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स की, या हम जो है पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखता हूँ, मुझे बताना कि क्या है। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। मैंने एक वर्ड लिखता है जी, बड़ा प्यारा वर्ड है, लव। अब इस वर्ड के बारे में आप मुझे बताइए, क्या ये पर्सन है, क्या ये प्लेस है, क्या ये थिंग है, क्या ये एनिमल है? नहीं है। इसका मतलब जब हमारी डेफिनेशन बोल रही है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड एनिमल, तो इसका मतलब ये वर्ड नाउन नहीं होना चाहिए, जबकि प्यारे दोस्तों ये वर्ड नाउन है। क्या कहा जी? नेम ऑफ इमोशन, वेरी गुड। चलिए नेम ऑफ इमोशन हो गया ये तो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे एक और वर्ड लिखवाता हूँ जी, लिखता हूँ। मैंने कहा बेटा स्वीटनेस। तो अब मुझे ये बताओ, स्वीटनेस जो वर्ड है, ये स्वीटनेस इनमें से कुछ है ना? अभी आपके नेम में जोड़ता जाऊंगा साथ के साथ। अभी आपने बोला मुझे जी नेम ऑफ इमोशन है, लव जो है नेम ऑफ इमोशन और फीलिंग है। क्लियर है साहब? ये चीज समझ में आ गई जी। अब स्वीटनेस क्या है? इमोशन है? नहीं है। क्या है जी? क्वालिटी का नेम है। यानी इसका मतलब क्या, ये भी नाउन है। ठीक है साहब? मैंने कहा चाइल्डहुड, देखो जी ये क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन किसका नाम है? ये आपके स्टेटस का नाम है, अवस्था का नाम है। ठीक है साहब? तो कहीं ना कहीं साहब हम गलत थोड़ा सा चीजों को मिस कर रहे हैं इस डेफिनेशन में। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं बदलना चाहूंगा। आप कहें तो बदल देता हूं। अभी चलिए, जैसे मैंने क्वेश्चन किया है आपकी डेफिनेशन से, आप मैं एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, मात्र 10 ग्राम की एक डेफिनेशन लिखता हूं। तो उससे मुझे फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? मैं यहाँ कुछ लिखता हूं। अच्छा, एक तो मैं लिखता हूं, 2 वर्ड लिखता हूं। मैंने कहा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब आप मुझे बताइए कि इस डेफिनेशन से मैंने जो लिखी है, इसमें से आप मुझे क्वेश्चन करिएगा, पूछिएगा बेझिझक हो करके। ऐसा वर्ड जो नेमिंग वर्ड ना हो और नाउन हो, मुझे एक ढूंढ के लाइएगा। और हाँ, दूसरी चीज फिर मैं यहाँ बोल देता हूँ। चलो एक बात और बोल देता हूँ यहाँ। मैंने कहा यहाँ जी नेम ऑफ एवरीथिंग, नेम ऑफ एवरीथिंग इज नाउन। चलो ये भी लिख दिया मैंने। तो ये दोनों ही डेफिनेशन बड़ी सुंदर डेफिनेशन है, मुझे दोनों ही पसंद है। आपको जो भी पसंद हो आप इसमें से रखिएगा।
मैं दोनों को रखता हूँ। यानी एवरीथिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ जो इस दुनिया में है, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम चखते हैं, है ना, जिसे हम स्पर्श करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एवरीथिंग के अंतर्गत है। अगर मैं एवरीथिंग को थोड़ा सा आगे और डिस्कस करूं, सिर्फ एवरीथिंग को डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा एवरीथिंग को आगे ले जाते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि ये एवरीथिंग आपको कितनी अवस्थाओं में पाया जाएगा? क्यों जी, बताएंगे? 3, ठोस, द्रव, गैस। वेरी गुड। सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए, वो आप साइंस में जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ ग्रामर में जा रहा हूँ। यहाँ अगर मैं एवरीथिंग की बात करूँ, तो यहाँ हम जो देखेंगे वो देखेंगे नेम ऑफ कॉन्क्रीट थिंग्स और दूसरी चीज हम देखेंगे नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। समझ में आया जनाब? यानी कुछ कॉन्क्रीट नाउन्स होंगे, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपको मैं नाउन पढ़ाऊं या नेम पढ़ाऊं? बिल्कुल सही कहा जी। नाउन और नेम ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के सिनोनिम हैं। आप इन्हें नेम कहिए या आप इन्हें नाउन कहिए, बात एक ही है। इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता ना। चलिए, तो यहाँ हमने क्या चीज देखी, यानी अगर मैं एवरीथिंग की बात करूं, एवरीथिंग के आधार पर अगर मैं बांट दूं नाउन्स को, तो मेरे नाउन की कैटेगरी कितना बनी? 2। कौन कौन सी जी? आपके पास कॉन्क्रीट नेम होंगे और एब्स्ट्रैक्ट नेम होंगे। यानी आपके पास एक नाउन कॉन्क्रीट होगा और एक एब्स्ट्रैक्ट होगा। चलिए, अगर मैं एवरीथिंग को काउंट करने लग जाऊं, अगर मैं एवरीथिंग को काउंट करने लग जाऊं और इसको काउंटिंग के आधार पर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को बांटता हूं, तो मित्रों क्या होगा? वेरी गुड। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नेम होंगे ये कैसे होंगे? ये भाई ऑलवेज अनकाउंटेबल होंगे। कैसे होंगे? ऑलवेज अनकाउंटेबल होंगे, इनको हम गिन नहीं पाएंगे। ठीक है साहब। और अगर मैं कॉन्क्रीट थिंग्स की बात करूं तो जी जनाब, ये कॉन्क्रीट थिंग जी नहीं, केवल काउंटेबल नहीं होंगे, ये दोनों रूपों में आपको मिलेंगे। अगर मैं बात करूं पर्सन्स की, अगर मैं बात करूं प्लेसेस की, अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो फॉर्म कैसी होगी जी? काउंटेबल होगी। और अगर मैं बात करूं किसकी? शुगर की, मैं बात करूं ऑयल की, मैं बात करूं मटेरियल्स की, तो क्या होगा जी? वो अनकाउंटेबल होंगे जी। यानी ये हमें दोनों रूपों में मिलेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल मिलेंगे। अब जब काउंट की बात आती है, काउंटेबल की बात आती है, हम जब काउंटेबल की अगर बात करें, सिर्फ काउंटेबल की, तो आपको काउंटेबल थिंग्स जो मिलेंगी वो कितने रूपों में मिलेंगी जी? बिल्कुल सही कहा जी, 2 रूपों में आपको मिलेंगी। वो कौन से 2 रूप होंगे जी? वो 2 रूप होंगे जी, उनके नंबर। और काउंटेबल, अगर मैं नंबर की बात करूंगा, तो काउंटेबल नंबर में कितने नंबर हो सकते हैं जी आपके? 0 to 100? जी नहीं, ऐसा नहीं है। या सिर्फ 2 ही नंबर हो सकते हैं जी। या तो आपका सिंगुलर हो सकता है या आपका प्लूरल हो सकता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहे हैं। सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए जी, ये जो अनकाउंटेबल है, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल आपको मिलेगा तो कैसा रहेगा जी? ऑलवेज
कैसा रहेगा जी? ऑलवेज सिंगुलर। और एब्स्ट्रैक्ट कैसा रहेगा जी? ऑलवेज सिंगुलर। वेरी गुड। तो यहां से आपको नाउन के काइंड्स अभी नहीं बताए मैंने, सिर्फ नाउन क्या है ये सब चीज बताई। और यहां से आपको एक पिक मैंने क्लियर करके दी है कि मोस्टली जो नाउन के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो आपको नंबर से पूछे जाएंगे, वो आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन जेंडर से पूछे जाएं, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसके फंक्शन यानी केसेस से पूछे जाएं। तो मोस्टली क्वेश्चन जो बनते हैं वो नंबर से बनते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल से बनते हैं। और सिंगुलर और प्लूरल का प्रॉब्लम हम तभी सॉल्व कर देते हैं अगर हमारी समझ में, हमारी पहचान में ये आ जाए कि इस सेंटेंस में दिया हुआ नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका नेचर कैसा है। अगर नाउन के सही नेचर को हमने पहचान लिया तो हमें दिक्कत नहीं होगी उसका सिंगुलर और प्लूरल यूज करने में। होगी क्या? नहीं होगी। तो यहां से हमें क्या ध्यान रखना है जी? हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल होगा, अगर कोई भी नाउन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो उसको हम सिंगुलर यूज करेंगे। बाकी और आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कहाँ सिंगुलर यूज करना है, कहाँ प्लूरल, बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा। रूल्स नहीं रटाऊंगा, ध्यान रखिएगा, कोई रूल आपको नहीं रटाना है, आपको सिंपली चीजें बताना है। ठीक है साहब? थोड़ा सा काइंड पर डिस्कस करते हैं जी। यानी नाउन के काइंड्स को डिस्कस करने के लिए हमें कहाँ जाना है जी? आपकी पुरानी डेफिनेशन पे आना है जी। वो डेफिनेशन है जी पर्सन। यानी मैं यहाँ सबसे पहले काउंटेबल नाउन डिस्कस कर देता हूँ, या अनकाउंटेबल भी कर दूं। चलिए अनकाउंटेबल में मैं बता देता हूँ। एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ ही गया, बाकी भैया जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जो भी मटेरियल नेम होगा, नेम ऑफ मटेरियल्स होंगे, यानी जो मटेरियल नाउन होंगे वो मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होंगे जी। चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो जिंक है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो मिल्क है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो आपका कुछ भी है, एनीथिंग है, वो सारे के सारे नाउन कैसे होंगे? मटेरियल नाउन जो होंगे वो ऑलवेज सिंगुलर होंगे। कभी चीनी की दुकान से जाके मांगोगे भाई मुझे 2 चीनी दे दो, नहीं मांगोगे ना है? या किसी दुकान से जाकर के ये कहोगे आप किसी हमें 1.5 ऑयल दे दो, नहीं कहेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा हम काउंटेबल नाउन पहले में, अब मैं ये चीजें समझ में आ गई। अनकाउंटेबल में आपको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों काइंड्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले नाउन्स के लिए मैं आपको जो है काउंटेबल नाउन्स को अभी आपके सामने डिस्कस करता हूं। ठीक है साहब? ये मिटा दूं? चलिए यहां हम डिस्कशन करें किसका जी? काउंटेबल नाउन्स का। और काउंटेबल नाउन्स के लिए यहाँ डेफिनेशन आप याद रखेंगे, ये मैं मिटा देता हूँ पुरानी डेफिनेशन को। ठीक है साहब? अब आप नई डेफिनेशन याद रखिए, पुरानी मैंने मिटा दी है। अब आपको पुरानी नहीं याद रखनी है, अब आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है? या तो याद रखना है नेमिंग वर्ड, या आपको क्या याद रखना है? या आपको याद रखना है नेम ऑफ एवरीथिंग। ठीक है साहब? यहां से हमको चलना है ठीक ठीक चीजों पे। तो चलिए मैं काउंटेबल नाउन के बारे में आपको बताता हूं जी। जो नाउन काउंटेबल है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और काउंटेबल नाउन को डिस्कस करने के लिए हम आपकी ओल्ड डेफिनेशन पे जा रहे हैं। आपसे हम फिर बात कर रहे हैं दोबारा से। यहाँ हम बात करेंगे जी नेम ऑफ पर्सन, हम बात करेंगे जी नेम ऑफ प्लेस, हम बात करेंगे जी नेम ऑफ थिंग्स। ओके साहब? हम पर्सन को गिन सकते हैं, प्लेस को गिन सकते हैं, थिंग्स को गिन सकते हैं, यानी प्लेस का नाम है उसको गिन सकते हैं, थिंग्स के नेम को गिन सकते हैं। ठीक है साहब? चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, एनिमल्स भी काउंटेबल में आएंगे। तो यहाँ हम बात करें जी, कुछ नाम लिख देते हैं। चलिए 1 बाई 1 अपना नाम बताइए जी। हाँ अच्छा, नहीं बताया, सुन रहा हूं मैं। चलो मैं लिखता हूँ। क्या नाम बताया जी अभी आपने? श्री नाम बताया अपना, वेरी गुड। अपना बताइए जी।
शिव, वेरी गुड। मैंने लिखा मुकेश, अच्छा जी। मैंने लिखा सुरेश, अच्छा जी सुरेखा, चलिए कोई बात नहीं, सुरेखा लिख देते हैं। चलिए ईटीसी और भी आप सभी लोगों के नाम में यहाँ नहीं लिख सकता, लेकिन आप सभी लोगों के बड़े प्यारे नाम हैं और उन प्यारे प्यारे नाम के साथ आपके काम भी प्यारे प्यारे होने चाहिए और लगे रहिए। कुछ प्लेसेस के नाम लिखते हैं जी। अच्छा जी, मेरे साथ जुड़े हुए कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, तो कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए यूपी से हैं, कुछ लोग एमपी से हैं, और चलिए जहाँ जहाँ से भी जुड़े हैं मैं, हाँ अलीगढ़ से, आगरा से, मथुरा से, हाथरस से, तो ये सभी लोगों के मुझसे जुड़े हुए हैं। नेम ऑफ थिंग्स की बात कर ले, मैं यहाँ थोड़ी सी लिख देता हूँ। चलिए जी, बोए पेड़ बबूल के, सो आम कहाँ से खाए, चंदन सा बदन। नहीं मित्रों, ये चंदन पेड़ का नाम लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए, श्री, शिव, मुकेश, श्रेखा। अब छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब आप मुझसे देते जाएंगे और मैं यहाँ आपको जो है नाउन्स के बारे में बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन है, क्या मैं शिव को मुकेश कह सकता हूँ? आपका आंसर नहीं। क्या महाराष्ट्र को यूपी कह सकता हूँ? आपका आंसर नहीं। क्या नीम को बबूल कह सकता हूँ? तो भी आपका आंसर नहीं। चलिए, ये प्रश्न ये नहीं है कि आपका आंसर नहीं मिला, प्रश्न ये है कि आपका आंसर मुझे नहीं में क्यों मिला, क्यों नहीं कह सकता। अरे वह सब कैसे कैसे कह देंगे, ये तो जी श्री उनका पर्सनल नाम है, शिव उनका पर्सनल नाम है, मुकेश उनका पर्सनल नाम है जी, महाराष्ट्र अपने एक पर्सनल प्लेस का नाम है, यूपी एक पर्सनल प्लेस का नाम है। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। यानी ये सारे के सारे एक प्रॉपर आइडेंटिटीज को शो करते हैं, और वो प्रॉपर आइडेंटिटीज, हाँ बिल्कुल, मैथ भी पढ़ते हैं ना, या थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं। चलिए, मैंने कहा a प्लस बी, अब हम देखेंगे क्या हम a प्लस बी को 2a लिख सकते हैं जी? नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। क्या हम 2b लिख सकते हैं जी? नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही, गलत हो जाएगा जी, नहीं लिख सकते, क्योंकि ए की अपनी प्रॉपर्टी है और बी की अपनी प्रॉपर्टी है, श्री की अपनी प्रॉपर्टी है, शिव की अपनी प्रॉपर्टी है, मुकेश की अपनी है, सुरेखा की अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ महाराष्ट्र की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, यूपी की अलग प्रॉपर्टी है और एमपी की अलग प्रॉपर्टी है। इसी तरह हर इसमें दिए गए नाम की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, और जो अपनी अलग प्रॉपर्टी या अपनी अलग प्रॉपर आइडेंटिटी शो करते हैं, या जिस प्रॉपर आइडेंटिटी से हम किसी विशेष वस्तु को जानते हैं, उसी को हम नाम देते हैं क्या जी? उसी को नाम देते हैं जी हम प्रॉपर नाउन। तो ये कैसे होंगे जी? प्रॉपर नाउन है। ये कैसे हैं जी? प्रॉपर नाउन है। ये कैसे हैं जी? प्रॉपर नाउन है। बिल्कुल सही बात, यानी बात हुई ये प्रॉपर नाउन की, ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। चलिए कुछ आगे बढ़ लें, थोड़ा सा आगे बढ़ा, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया है? चलिए मैं यहाँ छोटे से बीच में लिखता जाऊंगा। प्रॉपर नाउन क्या होगा जी आपका? अगर प्रॉपर नाउन को आपसे डिफाइन कराया जाए तो क्या होगा जी? हाँ जी, ए नेम, वेरी गुड, गिवन टू अ particular person, place, animal और थिंग्स। वेरी गुड, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब आगे बढ़ लें थोड़ा सा। चलिए मैंने कहा जी स्टूडेंट, अब आप मुझे बताइए ये स्टूडेंट में श्री से बोल सकता हूं?
शिव से, मुकेश से, सुरेखा से? बिल्कुल, आपका आंसर अब हाँ आया, यानी क्या? हाँ आ गया आंसर। अच्छा, मैंने कहा जी स्टेट, क्या स्टेट में महाराष्ट्र, यूपी, एमपी तीनों से कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ जी, हाँ। मैंने कहा जी ट्री, नीम से, बबूल से, चंदन से, सबसे कह सकता हूँ जी? बिल्कुल कह सकता हूँ जी, हाँ। समझ में आई बात? अभी थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिक्स लगा लेते हैं। मैंने यहाँ ए को भी एक नाम दे दिया, जैसे मैंने स्टूडेंट सबको नाम दिया, मैंने ए को भी एक्स नाम दिया और बी को भी एक्स नाम दिया। अब एक्स क्या हो गया जनाब? क्या हो गया? कॉमन हो गया जी। कॉमन का मतलब क्या है जी? एक्स यहाँ भी पाया जा रहा है, यहाँ भी पाया जा रहा है। स्टूडेंट का मतलब क्या है जी? यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। स्टेट का मतलब क्या है जी? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी एक ऐसा नाम जो हर जगह पाया जाए, यह एक ऐसा नाम जिसे सब लोग जानते हैं, क्या है जी? वो क्या होगा जी? ये इसी का नाम होगा जी कॉमन नाउन। ये आपका क्या है जी? ये आपका कॉमन नाउन हो गया। बात समझ में आ गई साहब? अगर ये डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर कैसा नाउन होगा जी? कॉमन होगा। अगर ये इंजीनियर बन जाए तो कैसा नाउन होगा जी? कॉमन होगा। अगर ये जो है चोर बन जाए तो भी कॉमन ही होगा। बात समझ में आ गई? तो कॉमन नाउन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए एक छोटी सी बात और कर लें जी। मैंने कहा जी श्री, शिव, मुकेश, सुरेखा, इन सबको लेकर के मैंने टीम बनाई। अब क्या नाम दिया मैंने? एक और नाम दिया जी मैंने, टीम। अब मैंने ये जो टीम नाम बताई, ध्यान देना जी, जो ये टीम है, क्या मैं ये टीम जो है अकेले श्री को बोल दूं, अकेले शिव को बोल दूं, अकेले मुकेश को बोल दूं, अकेले सुरेखा को बोल दूं? नहीं बोल सकता जी। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि टीम तो सबको मिला करके कहा जाएगा ना। तो ऐसा नाम जो सबको मिला करके कहा जाए, ए नेम गिवन टू ए ग्रुप, क्या होगा जी? कलेक्टिव नाउन होगा। यही आपका क्या होगा जी? कलेक्टिव नाउन होगा। तो ये चीज क्लियर हुई जी। आपका प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है? ये कलेक्टिव, ये काउंटेबल में आते हैं। कलेक्टिव नाउन पर स्पेशल वीडियो डिस्कस करेंगे हम, और क्योंकि कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम सिंगुलर भी यूज करते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं। ठीक है साहब? लेकिन प्रॉपर नाउन को हम ऑलवेज सिंगुलर में यूज करते हैं और कॉमन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। तो अगले वीडियोस जो होंगे वो हमारे मोस्टली कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को लेकर के होंगे। ठीक है साहब? छोटी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं समझता हूँ आप लिख लेंगे और आसानी से समझ लेंगे। अगले वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। बने रहिए, देखते रहिए RAC क्लासेस, और मैं राम सर सदैव आपके साथ। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसा कहा जाता है कि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए और बिना बेल आइकन दबाए हुए आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो आपसे कहीं कोई वीडियो मिस ना हो जाए हमारी, इसलिए ये काम ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय।